नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करते हैं। राज्य में जारी भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा की स्थिति को देखते हुए युवा और जनप्रिय नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार जिले के लक्सर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। कठिन परिस्थितियों और दुर्गम रास्ते के बावजूद मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर पर बैठकर ग्रामीण और बाढ़ से जलमग्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को भी सुना है। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, आवास, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। देहरादून से बड़ी खबर है और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अक्टूबर माह में होने वाली शहीद सम्मान यात्रा की तैयारी की समीक्षा की है। कैंप कार्यालय में हुई बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समयबद्ध और सुव्यवस्थित हो। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में होने वाले इस भव्य आयोजन में शहीदों के परिजनों को ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को इस कार्यक्रम की गरिमा और भव्यता बनाए रखने के साथ साथ सैनिक विश्राम गृहों के जीर्णोद्धार और भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए ढांचागत विकास पर भी जोर दिया है। देहरादून से में उच्च शिक्षा विभाग ने आधा दर्जन प्राचार्यों को पदोन्नति देकर विभिन्न स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में नई जिम्मेदारी सौंप दी है। विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद शासन स्तर से आदेश जारी कर दिए। नई तैनाती के तहत डॉक्टर राम अवतार सिंह को कर्णप्रयाग, डॉक्टर विभेश कुमार सिंह को बाजपुर, डॉक्टर मधुलिका पाठक को कपकोट, प्रेमलता कुमारी को नारायणगढ़, डॉक्टर अवधेश नारायण को रुद्रपुर और डॉक्टर रीटा शर्मा को पोखरी महाविद्यालय का प्राचार्य बनाया गया है। सभी को 1 सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मौसम की मार से फिलहाल राहत की सांस मिलने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून में अगले 6 सितंबर तक अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे के लिए देहरादून, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर जनपदों के रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों में भारी वर्षा, कहीं कहीं बहुत से भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अभी जो है पिछले 24 घंटे में भी जो बारिश हुआ है वो मेनली जो है हैवी रेनफॉल जो मैक्सिमम हमको रिपोर्ट हुआ है, उसमें वेरी हैवी भी अति भारी वर्षा भी रिपोर्ट हुई है नैनीताल ज़िले में। और भारी वर्षा नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और कुछ एक स्थानों पर पिथौरागढ़ और हरिद्वार जिले में भी रिपोर्ट हुआ है। अब बाकी जगह पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रिपोर्ट हुई। अभी जो हमारा अगले 24 घंटे के लिए अनुमान है वो भारी से अति भारी वर्षा का अनुमान है, जिसमें कि हमारे मुख्यतः जो है देहरादून जिला हो गया और नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और यही ज़िले हैं मेनली जहाँ पे कि भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है, जिसमें कि हमने रेड अलर्ट भी जारी किया है। बाकी ज़िलों में भारी वर्षा का अनुमान है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके 24 घंटे के बाद जो हमारा अनुमान है कहीं कहीं पे भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन उसमें अलर्ट जो है हमारा येलो अलर्ट ही अगले 4 दिन के लिए उसके बाद रहेगा। कुछ जगह आगे बढ़ेंगे। काशीपुर में राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा छात्र छात्राओं की 5 सूत्री मांगों को लेकर चल रहा धरना और भूख हड़ताल दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। मांगों को लेकर आज एक बार फिर एबीवीपी कार्यकर्ता पेट्रोल की बोतल के साथ आत्मदाह करने महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए, जिसके बाद मामला बढ़ता देख स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी बड़े दमकल विभाग की गाड़ियों के साथ महाविद्यालय पहुंच गए। इस दौरान नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट के सांसद अजय भट्ट भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा रखी गई 5 सूत्री मांगें पूरी होने के बाद उसका लिखित में आश्वासन आते ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के अलावा छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि छात्र छात्राओं की 5 मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मान लिया गया है।
देखिए, जो हमारे छात्र संघ के लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं या फिर ऊपर टावर में चढ़ गए थे, इनको विश्वास नहीं था कि हमारी मांगें पूरी की जाएंगी। और जब विश्वास नहीं होता है तो एक उम्र होती है, छात्रों का डेडिकेशन होता है, वो आंदोलन पर उतरते ही उतरते हैं, वो उग्र भी हो जाता है कभी कभी। हम भी कभी छात्र रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये रही कि जैसे ही हमारी आज वार्ता हुई है सरकार से, जो हमारे शिक्षा सचिव साहब हैं सिन्हा साहब, और आदरणीय मंत्री जी, आप सभी जानते हैं धन सिंह जी कार्यकर्ताओं के बीच से निकले हैं और स्वयं विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री भी रहे हैं। एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने मांग स्वीकार करने में, और मंत्री जी का दोबारा फोन आ गया। यहाँ पर उन्होंने मुझसे बात करी थी, अंदर बाहर फिर फोन आ गया बच्चों के सामने में, और सीधे सीधे हमारे विधायक जी और मुझसे बात करी। उन्होंने कहा जितनी सीटें होनी है उतनी लगाओ, बाकी जो छोटी मोटी आपकी टॉयलेट से संबंधित, पानी से संबंधित या फिर नई कक्षा जो भी बनाना है, कुछ निर्माण करना है, वैसे भी इसमें करीब करीब 20-25 करोड़ रुपए अभी तक यहाँ कार्यों के लिए सैंक्शन किए जा चुके हैं। ये सनह सनह होने वाले हैं, और सचिव ने भी कह दिया था ये तो हमारा रूटीन का काम है, इसे हम कर ही रहे हैं, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं। मैं अपने छात्र नेताओं को बधाई देता हूं, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आपने अपनी मांग को रखा और आपकी एक किस्म से बातों को सरकार ने पूरा माना, आपकी जीत हुई है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। ये हमारा आंदोलन 25 तारीख शाम 5:30 बजे स्टार्ट हुआ था, जब हमने पहले एक दिन का सांकेतिक धरना देके 26 तारीख से शाम से ही मैं भूख हड़ताल पे बैठ गया था। और लगभग जब 100 घंटे मेरे भूख हड़ताल को लगभग पूरे हो गए थे, तभी मेडिकल टीम ने आके बताया कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे जबरन हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। उसी के साथ हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अन्य कार्यकर्ता हमारे महाविद्यालय में धरने पे बैठ गए। परंतु अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी, लगभग 8 दिन 9 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ भी जब कार्रवाई नहीं हुई, तो कोई भी जब हमें कुछ कार्रवाई करने के लिए किसी भी हमें कुछ रास्ता नहीं मिला, तो घूम फिर के हम अपनी छत पे चढ़े। और मैं माननीय सांसद जी का, श्रीमान अजय भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस केस को अपने संज्ञान में लिया और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करी और त्वरित कार्रवाई कर हमारा अनशन किया। कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने लगातार जो इनके जनप्रतिनिधि थे वो भी लगातार कह रहे थे आपसे तो उनसे संपर्क, लेकिन आज धन सिंह रावत जी माने हैं, पहले क्यों नहीं माने? कहीं ना कहीं लापरवाही रही प्रचार मोदी की। लापरवाही ये रही कि हम 25 तारीख को बैठे, 25, 26, 27 जब ये दिन निकल गए, उसके बाद 28 तारीख को हमारे प्राचार्य महोदय की तरफ से एक लेटर जाता है, जिसमें कि सिर्फ इतना लिखा होता है कि हमारे महाविद्यालय में जो संसाधन है उनकी कमी है। उसके बावजूद फिर जब हमारे महाविद्यालय में दोबारा और लोग आते हैं, तो लगभग 28 के बाद 30 तारीख को एक लेटर बनता है, जिसमें वो ऊपर जाता है और जो भी संज्ञान में जाता है धन सिंह रावत जी के। उसके बाद अब कार्रवाई होते होते आज मंगलवार को ये सारा कार्यक्रम जो है, मतलब जितना हमारा आंदोलन था, ये अब निपटा है, जब माननीय सांसद जी। खबर कालाडूंगी से है, जहां बौर नदी के किनारे बने शमशान घाट की बदहाल स्थिति को सुधारने की मांग उठी है। सोमवार को बीजेपी मंडल महामंत्री हरीश मेहरा के नेतृत्व में वार्ड मेंबरों ने विधायक बंशीधर भगत और डीएफओ रामनगर ध्रुव मर्तुलिया को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि शमशान घाट का मार्ग क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, खासकर बरसात के दिनों में हालात और बिगड़ जाते हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद विधायक बंशीधर भगत और डीएफओ ने मार्ग को ठीक कराने और टीन शेड लगवाने का भी आश्वासन दिया है। आज ज्ञापन सभी सभासदों ने मिलकर ज्ञापन दिया है कि कालाडूंग में एक पुराना शमशान घाट था, जो पिछले 6-7 महीनों से जंगल सफारी बनने के कारण उसको बंद कर दिया गया और एक नया उसके बगल में 1 किलोमीटर जस्ट से ही नया शमशान घाट का रास्ता बनाया गया, लेकिन इस बारिश में उसका पूरा खस्ता हाल और पूरा रास्ता नहीं जाना, और हमारा जो दाह संस्कार जो हिंदी रीति रिवाजों के साथ जो होता है जंगल में बौर नदी पे, तो वहाँ तक गाड़ियाँ नहीं पहुँचना, तो क्षेत्रवासियों में काफ़ी रोष था। तो इसलिए हमने आज विधायक जी से प्रभागी वन क्षेत्र अधिकारी को फ़ोन पे वार्तालाप भी हुई उनकी, और हमने पर्सनली जाके उनसे मिले और उनको सम्मानित भी किया, और उन्होंने यही हमें आश्वासन दिया कि मैं 2-4 दिन में जब धूप आ जाएगी क्षेत्र वही आऊँगा, मौके पर मुआयना करूँगा, और पूरा आश्वासन दिया कि उसका
धामी सरकार ने अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया है। नौकरी में 10% आरक्षण का आदेश जारी किया है और अग्निवीर आरक्षण नियमावली को भी जारी किया गया। अग्निवीर आरक्षण को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर धामी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार अग्निवीरों को हर तरह से सेवा योजन का प्रयास कर रही है। जो लोग अग्निवीर से रिटायर होकर आएंगे उन्हें बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। सामना नहीं कर देखिए, अग्निवीर योजना जो हमारी केंद्र की योजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से इसमें एक विस्तार दिया गया है केंद्र की तरफ से। अगर मैं बात करूं तो केंद्र में भी अगर वो बच्चे जब 4 साल के बाद वहां से आएंगे तो वहीं कहीं ना कहीं 60% उनको वहीं रखने का काम होगा, उनको सेवा विस्तार मिलेगा। और अब राज्य की सरकार, हमारी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि जो अग्निवीर से रिटायर होकर के 4 साल के बाद वहां से आएंगे, क्योंकि किसी को भी बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ की जो हमारी लोकल बॉडीज की वैकेंसियां होगी उसमें उनको कहीं ना कहीं रखा जाएगा। जितनी भी हमारी वर्दीधारी जो हमारी वैकेंसियां होंगी, जो आपकी जो है सुरक्षा की दृष्टि से जितनी भी हमारी वैकेंसियां होंगी उनमें उन लोगों को रखा जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो एक ये ऐतिहासिक फैसला पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है और समय समय पर युवाओं को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अग्निवीर योजना हमारे देश की एक जो है युवाओं को बढ़ाने के लिए वो योजना है। इसीलिए राज्य में भी ऐसा फैसला लिया गया कि पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं को आगे बढ़ाकर और अग्निवीर को प्राथमिकता देकर के जो लोग वहां से आएंगे उन नौकरियों में उनको कहीं ना कहीं। इधर काशीपुर में श्री बालाजी महाराज की 33वीं विशाल शोभा यात्रा बीती शाम बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ निकाली गई। इस शोभा यात्रा का आयोजन श्री बालाजी मुक्तिधाम सेवक समिति के तत्वाधान में किया गया। शोभा यात्रा की शुरुआत मोहल्ला किला से हुई और ये मुख्य बाजार, नगर निगम रोड, महाराणा प्रताप चौक, चीमा चौराहा और ज्ञानार्थी चौक होते हुए जसपुर खुर्द स्थित श्री बालाजी मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यात्रा का मुख्य आकर्षण श्री बालाजी महाराज का डोला रहा। श्री राम दरबार, नंदी महाराज के साथ महाकाल बाबा, हनुमान जी, खाटू श्याम बाबा, तीनों देवियां, राधा कृष्ण और राम मंदिर की झांकियों ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इस दौरान बैंड बाजे की भक्तिमय धुन और बाबा के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। श्री बालाजी महाराज की 33वीं शोभा यात्रा काशीपुर में धूमधाम से मनाई जा रही है। दरबार यहाँ पर और पुराना है, लेकिन शोभा यात्रा जो है वो 33वीं निकाली जा रही है। यहाँ पर ये जसपुर खुर्द के द्वारा संचालित हो रही है। कुक्कू टायर वालों ने लगभग 20,000 स्क्वायर फीट जगह इस दरबार के लिए दी है। वहाँ पर गरीबों का निःशुल्क बाबा के द्वारा इलाज किया जाता है। मैं तो यही कहूँगा, भूत प्रेत जो बाधाएं होती हैं, जो संकट होते हैं, कष्ट होते हैं, उनके लिए हम लोग। इस बार शोभा यात्रा में सर क्या क्या खास है और कौन कौन सी झांकियां खास है? इस शोभा यात्रा में सभी कुछ खास है। विशेष तौर से बाबा का डोला पीछे आ रहा है और इस समय एटा की आई हुई झांकियां हैं, कई झांकियां हैं। बाबा की बहुत बड़ी शोभा यात्रा आप लोगों के सहयोग से, पत्रकारों का भी मैं आपका विशेष ध्यान दे रहा हूं कि विशेष सहयोग आप लोगों का मिला है और ऐसा ही बाबा के लिए मिलता रहेगा। मेरी यही शुभकामनाएं आप सबके लिए है। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? मुझको हरिमोहन सिंघल कहते हैं। यहाँ पर जब से शोभा यात्रा शुरू हो रही है तब से बाबा की सेवा करने का मौका मुझको प्राप्त हो रहा है। मेरा नाम ओमपाल सिंह सैनी है। ये नगर में बालाजी महाराज की शोभा यात्रा 33वीं शोभा यात्रा है। ये बहुत लंबे समय से हिंदू धर्म के सभी अनुयायी मिलकर के, बालाजी भक्त मिलकर के इस कार्यक्रम को करते हैं, जो किला मोहल्ले से होकर के मेन बाजार होती हुई, राणा प्रताप चौक होती हुई, सीमा चौराहा और जसपुर खुर्द बालाजी मुक्ति धाम जाकर समापन होती है। विश्व उपलक्ष्य में निकाली जाती है, क्या इसका मेन मोटिव रहता है जो आर्थिक निकाली जाती है? मेन उद्देश्य यही रहता है कि सभी भक्त, सभी हिंदू बालाजी भक्त बने और अपने धर्म का प्रचार करें और भक्ति भाव में अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। आज क्या क्या शोभा यात्रा में क्या क्या खास है, किस किस तरह की झांकियां खास है? आज के कार्यक्रम में राम मंदिर की झांकी है और श्री राम जी की झांकी है, बालाजी की झांकी है, खाटू श्याम जी की झांकी है, भोले बाबा की झांकी है, गणेश जी की झांकी है। ऐसी अनेकों झांकियां हैं जो दर्शकों को और
खबर हल्द्वानी से है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री विपिन पांडे के खिलाफ दर्ज मुकदमे में नया मोड़ आ गया है। आरोप था कि उनकी गाड़ी से एक व्यक्ति घायल हुआ, लेकिन अब वही शिकायतकर्ता अपने बयान से पलट गया है। दरअसल पीड़ित पवन कुमार की तहरीर पर पुलिस ने विपिन पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेता विपिन पांडे ने इस पूरे मामले को साजिश करार दिया और कहा कि बीजेपी के ही कुछ लोगों और पुलिस की मिलीभगत से उनके खिलाफ बेबुनियाद केस दर्ज कराया है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी सार्वजनिक किया, जिसमें हादसे की पुष्टि नहीं होती। इस बीच पीड़ित पवन कुमार ने भी साफ कहा कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी और न ही वे किसी कार्रवाई की मांग करते हैं। उन्होंने पुलिस से अपनी शिकायत वापस लेकर मुकदमा खत्म करने की गुहार लगाई है। देखिए, जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर पाते तो आपका बदनाम करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह का ये मामला है। पूरे आरोप निराधार हैं, जितने आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं। जिस व्यक्ति का वो कहते हैं कि इनने पैर कुचल दिया और टक्कर मार दी, वो व्यक्ति खुद आज मेरे पास आए हुए थे रेस्टोरेंट पे। और इन सब घटनाक्रम में, चाहे मुखानी थाना है, चाहे नैनीताल पुलिस है, इन सब घटनाक्रम में सभी लोग एकजुट होकर, क्योंकि मैं हमेशा समाज के लिए संघर्ष करते आया हूं, समाज की आवाज़ को उठाते आया हूं, तो ये सब लोग एकजुट होकर मेरे खिलाफ ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। एक सामान्य से आदमी को अपराधी बनाने का काम अगर कोई कर रही है तो नैनीताल पुलिस और वो लोग हैं जो मेरे विरोधी हैं। वो पहले जब क्षेत्र पंचायत का चुनाव मेरी पत्नी लड़ रही थी तो उन्हें वहां हराने के लिए कार्य किया। अब जब ये पंचायत चुनाव खत्म हो गए तो आखिर मैं ऐसा क्या, क्योंकि अब तो विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, तो अब तो उन्हें रार खत्म कर देनी चाहिए थी। तो इन सब घटनाक्रम में जो भी चीज हुई है वो पूरी तरह नैनीताल पुलिस और यहाँ के जो भाजपा के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग ये नहीं चाहते कि विपिन पांडे आगे बढ़े, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया और सारी मनगढ़ंत कहानी मेरे खिलाफ। गेट में आकर रुके, उनको लगा आगे टिकन सिंह को लगा कि गाड़ी मेरी ठुक गई है करके, और मेरे ऊपर जो बना रखा है इन्होंने केस, वो झूठा केस बना रखा है। जो कि 3 महीने पहले मेरे पाँव में पहले से चोट है, 3 महीने पहले की चोट है। मेरे को विपिन दास से कोई वो नहीं ठहरा। पुलिस वालों के पास जा रहे हैं, वो रिपोर्ट के लिए वो नहीं कर रहे हैं। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कहने लग गई इसको रख दो, ये फाइलों को रख दो जो हमने एप्लीकेशन दी है अपनी तरफ से। तो वापस लोगे मुकदमा? हम तो वापस ले रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों का वो रह रहा है। वो उसने कहा वापिस नहीं होगा, मुकदमा हो गया, कोई आपका वो नहीं रहेगा। उत्तरकाशी से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। कोटियाल गांव में खेतों को बार बार नुकसान पहुंचा रहे आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने बड़ा कदम उठाया है। गांव के प्रधान और ग्रामीणों ने मिलकर 27 भैंसों को पकड़कर स्कूल के खाली कमरों में बंद कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पड़ोसी गांव के पशु मालिक चेतावनी के बावजूद अपने मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे फसल, बाग बगीचों और गांव की घास को भारी नुकसान हो रहा है। अब ग्रामीणों ने तय किया है कि जुर्माना देने के बाद ही इन पशुओं को छोड़ा जाएगा। ग्रामीणों ने यह भी साफ चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में फिर ऐसी हरकत दोहराई गई तो और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल पड़ोसी गांव के दबाव के बावजूद कोटियाल गांव वाले अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। मेरा ग्राम सभा कोटियाल गांव के जितने भी हमारे नवयुवक लोग, गांव में बहुत सारा पशुओं द्वारा नुकसान हो रहा है, तो आज हमने एक मुहिम चलाई और कई बार हमने पहले भी गए, लेकिन जो अन्य गांव के पलेठा, कांसी, दोणी जो हमारे लगे हुए गांव हैं, और इनको कई बार सूचित करने के बाद भी ये लोग जो हैं अपने पशुओं को आवारा छोड़ते हैं, जिससे गांव के खेती का नुकसान हो रहा है, हमारी जो घास है, फसलें हैं, उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन आज प्रातःकाल मैंने प्रधान पलेठा, प्रधान कांसी को सूचित किया, लेकिन बिना ही कंताणी गांव के लोगों का हमारे पास नंबर नहीं था, जिस कारण उनसे सूचना नहीं पहुंची। लेकिन कुछ समय पश्चात हम उनको भी सूचना देंगे, और सूचना करने के बाद प्रधानों ने आश्वासन दिया कि आप उचित कार्रवाई करें। हमने इन लोगों को कहा, जो कुछ लोग यहाँ पे आ भी रखे हैं जिनकी भैंसें थे, आज तक ये सोए हुए थे, कई बार बोलने के पश्चात भी जब आज इनकी भैंसें हमने कैद करी तब ये लोग जो है जागे हैं। तो मेरा इन लोगों से उचित कार्रवाई का आश्वासन है कि यदि ये इसी प्रकार से बार बार हमारे गांव की खेती या फसलों का नुकसान करवाएंगे तो इन पे कानूनी अपराध बनेगा, और जिसके लिए हमने पुलिस चौकी इंचार्ज लोगों को भी लिखित सूचना दे दी है। हमारा ग्राम प्रहरी उसको भी। कांग्रेस नेता और पूर्व श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने एक और बड़ा खुलासा किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर देहरादून में 400 करोड़ का घोटाला हुआ है। हरक सिंह रावत ने कहा कि जिस पर योजना पर गरीबों के लिए 2000 फ्लैट बनने थे, वहां असल में अमीरों की कोठियां खड़ी की जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि मंत्री रहते समय उत्तरा आवास योजना के मालिक उनके पास आए थे और लेबर सेस की राशि किस्तों में जमा करने की बात कही थी, लेकिन जब वे हाल ही में चालांग गांव पहुंचे तो पाया कि एमडीडीए द्वारा पास नक्शे पर गरीबों के मकान तो बने ही नहीं। हरक सिंह ने इसे गरीब के साथ धोखा और पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की पोल खोलने वाला मामला बताया है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस कथित घोटाले पर क्या कदम उठाती है। देखिए, आज से जब मैं सरमंत्री था, मुझ पे एक व्यक्ति आया, एक पत्रकार के साथ आया था। उसने कहा था मैं 2000 फ्लैट बना रहा हूं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और जो लेबर सेस होता है वो एक साथ नहीं जमा कर सकता, इसको किस्तों में कर दो। मैंने 10 किस्तों में कर दिया उसको लेबर सेस। मैंने कहा यार गरीबों के लिए आवास बन रहा है तो धीरे धीरे जमा हो जाएगा। उस योजना का पूरा नक्शा पास, एमडीडीए से नक्शा पास हो गया 2000 फ्लैट का। प्रधानमंत्री आवास उत्तरा योजना करके कंपनी बन थी उस व्यक्ति की, उत्तरा योजना कंपनी। अभी मैं कुछ दिन पहले उस जगह पे गया तो मैंने सोचा 4-5 साल हो गए, वहां रेजिडेंस बन गए, गरीबों के लिए आवास बन गए होंगे। मैं वहां गया तो वहां आवास के बजाय वहां तो कोठियां बन रही हैं, प्लॉटिंग कर दी, वो सारी जमीन। आम आदमी पार्टी का जिला संवाद कार्यक्रम उत्तरांचल प्रेस क्लब में संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में देहरादून जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश प्रभारी महेंद्र यादव और सह प्रभारी धनेंद्र भारद्वाज पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन रविंद्र आनंद ने किया। इस मौके पर महेंद्र यादव ने कहा कि उत्तराखंड की जनता अब कांग्रेस और बीजेपी से अब उब चुकी है और तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की नसीहत दी और चेतावनी दी कि अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। यादव ने यह भी घोषणा की है कि पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और दिल्ली के पूर्व विधायक महेंद्र यादव ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और इस मौके पर सह प्रभारी धनेंद्र भारद्वाज ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड निर्माण करना ही आपका संकल्प है। कार्यक्रम में कई कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। आम आदमी पार्टी ने जनता को रोजगार और महिला सशक्तिकरण का भरोसा दिया है। वहीं महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा इस साल 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा राज्य भर की 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 4 सितंबर को IRDT सभागार देहरादून में आयोजित होगा। तीलू रौतेली पुरस्कार उत्तराखंड की बहादुर और जुझारू महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो। यह सम्मान महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के साथ समाज में सकारात्मक संदेश देने का भी काम करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर लेखक गांव के नालंदा पुस्तकालय परिसर में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मुख्य अतिथि और पद्म भूषण से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और अपने पत्रकारिता जीवन के अनुभव भी साझा किए। उन्होंने हिंदी के वैश्विक विस्तार पर प्रसन्नता जताते हुए मीडिया में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और व्यावसायिकता पर चिंता प्रकट की और मीडिया काउंसिल के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक कुलपति, प्रोफेसर प्रकाश सिंह सहित अनेक विद्वानों और पद्मश्री सम्मानित हस्तियों ने भी विचार रखे हैं। चलिए, खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया और जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।